कौन अपना कौन पराया, किसे इस जमीन पर रहने का हक है और किसे नहीं। इंसानों ने मुल्कों की सरहदें खींच दी, पासपोर्ट वीजा का निजाम लिया है, लेकिन प्रवास तो एक नदी है जिसे कितने भी बांध बनाकर रोका नहीं जा सका। मानव इतिहास के लाखों सालों में प्रवास चलता रहा और आने वाले लाखों सालों तक जारी रहेगा। बावजूद इसके दुनिया भर में प्रवासियों को कीड़े मकोड़े बताकर उन्हें वापस वहीं धकेलने की मुहिम चल रही है जहां से वो अपना सब कुछ छोड़कर आए थे। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप की बात कर रहे हैं, जहां अचानक गोरी चमड़ी वालों को लगने लगा है कि काली या भूरी चमड़ी वालों की वजह से उनकी नौकरी जा रही है, क्राइम बढ़ रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है। लेकिन नहीं, आज हम साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, जहां जेनोफोबिया इस चरम पर है कि दंगाई विदेशी एम्बेसीज के दरवाजे पर जा जाकर धमकी दे रहे हैं कि हम अभी अंदर आ जाएंगे, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अभी के लिए बस चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपने देश के नागरिकों को यहां से वापस ले जाइए। अफ्रीका के सबसे विकसित देश में 30 जून को करीब 125 जगह प्रदर्शन हुआ। जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, डर्बन, केप टाउन जैसे शहरों में हजारों लोग साउथ अफ्रीका का झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए। इनके हाथों में तख्तियां थीं, नारे लगा रहे थे। ऊपर ऊपर तो उनकी मांग यही थी कि अवैध प्रवासी देश छोड़ें। लेकिन आप इस मुहिम की तह तक जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि दंगाई वैध या अवैध प्रवासियों में खास फर्क करने के मूड में है ही नहीं। किसी को भी सड़क पर खड़ा करके पूछा जा रहा है कि कहां से हो, क्या करते हो, वापस क्यों नहीं जाते। एशियन मूल के दुकानदारों को, जिनमें से कई हिंदुस्तानी हैं, बैठा बैठा कर चेतावनी दी जा रही है कि आपके यहां कोई विदेशी काम करता न दिख जाए। ऐसे प्रवासी जो वीजा लगवा कर आए थे, जिन्होंने पूरी जवानी साउथ अफ्रीका में निकाल दी, जिनके बच्चे वहां पैदा हुए, उन्हें डेडलाइन दे दी गई कि 30 जून से पहले वापस चले जाओ। डेडलाइन के आखिरी रोज यानी 30 जून को पूरे देश में हुए प्रदर्शनों में कई जगह हिंसा हुई, पुलिस से टकराव हुआ, एक जगह कम से कम मुठभेड़ हुई है जहां एक व्यक्ति की मौत भी रिपोर्ट हुई। पूरे साउथ अफ्रीका में करीब 900 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस आंदोलन की अगुवाई मार्च एंड मार्च और ऑपरेशन दुदुला जैसे संगठन कर रहे हैं। इनका दावा है कि जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, युगांडा, मलावी, कांगो, इथियोपिया और दूसरे देशों से आए अवैध प्रवासियों ने साउथ अफ्रीका की नौकरियों पर कब्जा कर लिया है। कई कारोबार इन्हीं प्रवासियों के हाथ में है। इतने नहीं, ये लोग साउथ अफ्रीका की सरकारी सुविधाओं का दोहन भी कर रहे हैं। सुना सुना आपको लग जाएगा ये सब। सरकारी सुविधाओं से मुराद ये कि इन प्रवासियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये लोग साउथ अफ्रीका के सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, जिससे ये सुविधाएं साउथ अफ्रीका के आम लोगों को नहीं मिल पाती। सोचिए, आपने ये सब और कहां सुना है। प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा इन दावों को झूठा बताते हैं, कह रहे हैं कि सभी को प्रदर्शन करने का हक है बशर्ते प्रदर्शन पीसफुल हो। लेकिन जैसा हमने बताया, ये प्रदर्शन कई जगह हिंसक हुआ। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि इन प्रदर्शनों के डर से हजारों इमिग्रेंट्स परिवार सहित देश छोड़ने की तैयारी में हैं। जब प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था, तब बड़ी संख्या में यही इमिग्रेंट्स अपना घर छोड़कर निकल गए थे। रास्ते में रहने की जगह नहीं मिली तो टेंट लगाकर गुजारा कर रहे हैं। इन लोगों का भविष्य क्या होगा? क्या रामाफोसा इन लोगों की वापसी के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं? अब तक इस बात का जवाब नहीं मिला, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर पता चली है कि एंटी इमिग्रेशन पॉलिटिक्स अब साउथ अफ्रीका में भी घर कर चुकी है। वही साउथ अफ्रीका जिसने अपार्थाइड से लड़ाई लड़ी, नस्लवाद को अपने देश से उखाड़ फेंका, अब उसी साउथ अफ्रीका में इस कदर जेनोफोबिया है कि लाखों लोगों को देश छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि साउथ अफ्रीका में इमिग्रेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, प्रदर्शन करने वाले लोग कौन हैं और क्या वाकई इमिग्रेंट्स की वजह से साउथ अफ्रीका में समस्या पैदा हुई है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। साउथ अफ्रीका में इमिग्रेंट्स के खिलाफ बातें पहली बार नहीं हो रही हैं। अब तक 4 बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं। पहला प्रदर्शन 2008 में हुआ। उस प्रदर्शन में गोरी चमड़ी वाले साउथ अफ्रीकन्स ने ब्लैक अफ्रीकन्स के खिलाफ मोर्चा खोला था। साउथ अफ्रीका के ब्लैक अफ्रीकन्स नहीं, बल्कि वो लोग जो बाहर से आकर साउथ अफ्रीका में बसे थे। उस बरस प्रदर्शनों की वजह से दंगे हुए थे, जिनमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए। दूसरी बार 2015 में डर्बन और जोहानिसबर्ग में हिंसा हुई, 7 लोगों की मौत हुई। 2019 में कोविड के ठीक पहले जोहानिसबर्ग में विदेशी नागरिकों की दुकानों को जलाया गया था। चौथी बार साल 2021 में प्रदर्शन हुए। उस बरस एक संगठन सामने आया जिसका नाम था ऑपरेशन डुडुला। डुडुला का मतलब होता है पीछे धकेलना। संगठन ने शुरुआत में अपना मकसद बताया कि हम साउथ अफ्रीका से ड्रग्स की समस्या को खत्म करना चाहते हैं।
तो ड्रग्स का नाम लेकर संगठन शुरू हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे संगठन ने ड्रग्स की समस्या का पूरा ठीकरा विदेशी नागरिकों पर फोड़ना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यही लोग बॉर्डर पार से ड्रग्स स्मगल करते हैं। इसी मुद्दे को लेकर जून 2021 में उन्होंने बहुत बड़ा मार्च निकाला था। इसी से उन्हें पहली बार देश भर में लोकप्रियता मिली। ऑपरेशन डुडुला अपना काम कर रहा था। उसके समानांतर एक और संगठन साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ जिसका नाम था मार्च एंड मार्च। साल 2025 की बात है। इस संगठन के वॉलंटियर्स क्वाज़ुलु नटाल इलाके में एक सरकारी अस्पताल के सामने खड़े हुए और लोगों से अंदर जाने के लिए उनका पहचान पत्र मांगने लगे। जिन लोगों के पास साउथ अफ्रीका का पहचान पत्र था, केवल उन्हें ही अंदर जाने दिया गया। इस घटना के बाद ही मार्च एंड मार्च को लोकप्रियता मिल गई। 2026 में दोनों संगठनों ने एक साथ एक मंच पर आने का फैसला किया। मार्च एंड मार्च और ऑपरेशन डुडुला के कॉल पर ही 30 जून का प्रोटेस्ट आयोजित हुआ था। इस प्रदर्शन की तैयारी अप्रैल 2026 से की जा रही थी, लेकिन जब इसे साउथ अफ्रीका की विपक्षी पार्टी एक्शन एसए का समर्थन मिल गया तो इस आंदोलन में कुछ जान आ गई। एक्शन एसए अपने आप में कोई बहुत बड़ी पार्टी है नहीं। 490 सीटें हैं वहां की संसद में, 6 सीटें सिर्फ इसके पास है, एक्शन एसए के पास। लेकिन इस पार्टी के नेता हरमन मशाबा मीडिया को खूब टीआरपी देते हैं, इसलिए उनके बयानों को वहां का मीडिया प्रमुखता से छापता है। हरमन 2016 से 2019 तक जोहान्सबर्ग के मेयर रहे। एक बार उन्होंने कह दिया था कि साउथ अफ्रीका में 1.5 करोड़ अवैध प्रवासी रहते हैं। इस बात को दक्षिणपंथी संगठनों ने पकड़ लिया, खूब प्रचार किया, जबकि ये बात पूरी तरह सही नहीं थी। आगे आपको रेफरेंस मिलेगा। तो मार्च एंड मार्च और ऑपरेशन डुडुला के कॉल पर प्रदर्शन का आह्वान हुआ। तारीख तय हुई 30 जून, यही डेडलाइन थी कि वापस जाना है इससे पहले। कई जगहों पर लोगों को अल्टीमेटम दिया गया। कई बाहरी लोगों की दुकानों के सामने हंगामा हुआ कि तू बाहर का है, तुझे जाना पड़ेगा। नारे लगाए गए, उनके आर्थिक बहिष्कार की बात हुई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने कुछ देशों के दूतावासों का घेराव भी किया और धमकी दी कि अपने लोगों को वापस नहीं लिया तो दूतावास को स्टॉर्म कर देंगे, तोड़फोड़ कर देंगे। निज़वे मुचुनु नाम के एक रेडियो प्रेजेंटर को इस भीड़ को लीड करते हुए देखा जा सकता है। ये शख्स आपको कई और वीडियोस में दिख जाएगा। एक और वीडियो खूब चल रहा है जिसमें प्रदर्शनकारी, ये मार्च फॉर मार्च के हैं, कुछ लोकल बिजनेस के मालिकों को चेतावनी दे रहे हैं कि अपने कारोबार में लोकल लोगों को ही काम पर रखिए। जिन लोगों को चेतावनी दी जा रही है उनमें से कई लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के नागरिक थे। उनके चेहरे पर आपको चिंता साफ नजर आ जाएगी कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो। साउथ अफ्रीका में भारतीय मूल के 13 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। गांधी की पहले वो कर्मभूमि रही है। जब पूरी दुनिया में इमिग्रेशन पर नकेल कसी जा रही है तो इसमें भारतीयों का बड़ा नुकसान आपको बाकी जगह देखने को मिला है। ब्रिटेन में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, यूएस में टारगेट किया गया। यूएस में भी बात यही चली थी कि सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स की बात है, लेकिन टारगेट फिर H1B को भी किया वहां की सरकार ने। अमेरिका में ही आप देखिए H1B को $1 लाख का कर दिया गया है, उसकी फीस कर दी गई है। ऐसे में फिक्र इस बात की हो रही है कि साउथ अफ्रीका में इन प्रदर्शनों में जब ब्लैक अफ्रीकन्स बाहर कर दिए जाएंगे तो क्या दूसरे माइग्रेंट्स भी टारगेट पर आएंगे, और जब वैसा होगा तब भारतीयों का वहां पे क्या होगा। जब इस तरह की चेतावनियां लगातार लोगों को दी जा रही हैं तो ब्लैक अफ्रीकन कम्युनिटी के हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर निकल गए। उन्हें डर था कि कहीं दंगों में उनके घरों पर हमला ना हो जाए, उनके घरों को जला ना दिया जाए। रॉयटर्स ने घर छोड़ने वालों की संख्या हजारों में बताई है। इतनी बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले तो, लेकिन उनके पास भी कोई प्लान नहीं था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। इसलिए कुछ जगहों पर मानवाधिकार संगठनों ने उनके रहने और खाने की व्यवस्था की शिविर लगाए। 30 जून के पहले प्रेसिडेंट रामाफोसा ने भी प्रदर्शनकारियों को मिलने के लिए बुलाया था। प्रदर्शनकारी कौन? ये दंगाई जो भगा रहे हैं। उन्होंने इनको चेतावनी दी थी कि प्रदर्शन हो सकता है, पीसफुल होना चाहिए। बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि इस मुलाकात के समय रामाफोसा ने यह बात कबूल की कि देश में इमिग्रेशन रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन ठीक एक हफ्ते पहले उन्होंने अपने न्यूज़लेटर में लिखा कि साउथ अफ्रीका में इलीगल इमिग्रेशन नहीं हो रहा है। उन्होंने इसी न्यूज़लेटर में लिखा था कि साउथ अफ्रीका में विदेश से आए लोग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं, हमारे समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं। उन्हें भी हमारे कानूनों और हमारे संविधान के संरक्षण का अधिकार है। विरोध करने का अधिकार सभी के पास है, लेकिन इस आड़ में दूसरों को धमकाने, डराने, तोड़फोड़ या हिंसा करने की इजाज़त नहीं हो सकती। रामाफोसा ने प्रदर्शनकारियों को धमकी दी, उसके बावजूद हिंसा हुई, एक व्यक्ति की जान गई और बहस शुरू हुई कि क्या साउथ अफ्रीका में बाहर से आए लोगों की वजह से ही समस्याएं हैं। ये बात तो सच है कि साउथ अफ्रीका में इमिग्रेशन अब एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। पिछले बरस साउथ अफ्रीका में 3 बड़े सर्वे हुए जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने माना कि बाहरी लोग देश में समस्या का कारण है।
ह्यूमन साइंसेज रिसर्च काउंसिल पोल में 6 में से एक व्यक्ति ने ही बस कहा कि उसे बाहर से आए लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, यानी 6 में से 5 मानते थे कि दिक्कत है। एफ्रोबैरोमीटर के सर्वे में 10 में से 7 लोगों ने कहा कि बाहर से आए लोगों की वजह से साउथ अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इप्सॉस के एक सर्वे में 3/4 लोगों ने कहा कि उन्हें बाहर से आए लोगों पर भरोसा नहीं। 3 सर्वे, 3 में अधिकांश लोग इमिग्रेशन को बुरा ही मानते हैं और ये तीनों सर्वे रॉयटर्स की रिपोर्ट में मिल जाएंगे। तो क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इमिग्रेशन के खिलाफ हो गए हैं? जानकार कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में अर्थव्यवस्था ठीक चल नहीं रही है। बेरोजगारी की दर 32% पहुंच गई है। क्राइम वैसे ही बहुत हाई है वहां। आप साउथ अफ्रीका कार जैकिंग डालिए, देखिए कितने वीडियोस आते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। इसकी वजह से लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन है और फिर वो एक स्केपगोट खोजते हैं कि किसको इसका जिम्मेदार बनाए। सबसे आसान स्केपगोट फिलहाल प्रवासी ही चल रहे हैं पूरी दुनिया में। बाकी जगह का हाल देख लीजिए। अमेरिका में मैक्सिकन्स की वजह से प्रॉब्लम है, ब्रिटेन में पाकिस्तानियों की वजह से प्रॉब्लम है, कहीं और रोहिंग्या की वजह से प्रॉब्लम है, यहाँ किसी और की वजह से प्रॉब्लम है। जो लोग जहाँ हैं उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो राजनीति चमकाने के लिए जो चुड़बैये नेता होते हैं वो यही कहना शुरू कर देते हैं कि बाहर से आए लोगों की वजह से दिक्कत है, ये नहीं होता सब सही होता। 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस के बाद से साउथ अफ्रीका वापस पूरी तरह पटरी पर नहीं आ पाया है। निवेश वहाँ घटा है, नई फैक्ट्री ज़्यादा लग नहीं पाई हैं। दूसरी बड़ी वजह है वहाँ बिजली का संकट है। सरकारी बिजली कंपनी एस्कॉम कई सालों से कर्जे में है। साउथ अफ्रीका में 80% बिजली कोयले से बनती है और कोयले का वहाँ उत्पादन घट रहा है, एक्सप्लोरेशन जो खुदाई होती है। 2023-24 तक साउथ अफ्रीका के शहरों में भी बिजली 24 घंटे नहीं रहती थी। कई कस्बों में 10 से 12 घंटे तक बिजली जाती थी। जब बिजली ही नियमित रूप से नहीं रहती तो फैक्ट्रीज कैसे काम करेंगी? फिर एक बहुत बड़ी समस्या साउथ अफ्रीका में करप्शन भी है। जी हाँ, केवल रिश्वत लेने या सरकारी पैसे के गबन का मामला नहीं। कहा जाता है कि करप्शन ही पूरे स्टेट को कैप्चर साउथ अफ्रीका में कर चुका है। खुद प्रेसिडेंट रामाफोसा पर आरोप है, उनके फार्म हाउस से हजारों डॉलर कैश मिला था। और आपको जैकब जुमा का दौर तो याद ही है। उस जमाने में करप्शन ने कहते हैं कि स्टेट को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। गुप्ता बंधुओं के साथ मिलकर इतना करप्शन हुआ कि एक टर्म इस्तेमाल होने लगा, जुप्ताज, यानी वो गुप्ता बंधु जो जैकब जुमा को चलाते थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2025 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में साउथ अफ्रीका को 100 में से सिर्फ 41 अंक मिले और वो 182 देशों में 81वें स्थान पर रहा। करप्शन का सबसे बड़ा असर सरकारी कंपनियों पर पड़ा। साउथ अफ्रीका के करप्शन पर हमने राजदूत के एक एपिसोड में विस्तार से बात की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो इन सब वजहों से वहां के समाज में, वहां की अर्थव्यवस्था में स्ट्रेस है और बलि का बकरा बनाया जा रहा है इमिग्रेंट्स को। बलि का बकरा क्यों कहा हमने? आपको एक एक दावे की सच्चाई बता देते हैं। पहला दावा किया जाता है कि साउथ अफ्रीका में प्रवासियों की बाढ़ ही आ गई है, जबकि खुद साउथ अफ्रीका की सरकार ने 2023 में कहा था कि देश में करीब 31 लाख प्रवासी हैं। वो यहाँ की कुल आबादी का लगभग 4.1% है। दिलचस्प बात यह है कि 10 साल पहले यह आंकड़ा 5.6% था, यानी आबादी में प्रवासियों का अनुपात बढ़ा नहीं है, घटा है। अगर दूसरे देशों से तुलना करें तो ब्रिटेन की आबादी में प्रवासियों की हिस्सेदारी 17% है, कनाडा में 22% है, ऑस्ट्रेलिया में 30% है। यानी इन देशों के मुकाबले साउथ अफ्रीका में प्रवासियों का अनुपात बहुत कम है। दूसरा दावा कि साउथ अफ्रीका में बढ़ते अपराधियों के लिए विदेशी नागरिक जिम्मेदार हैं। सच्चाई क्या है? साउथ अफ्रीका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने बताया कि 2017 में वहां जेलों में करीब 11,842 फॉरेनर्स बंद थे। ये आंकड़ा उस समय की कुल जेल की आबादी का लगभग 6% था, यानी अधिकतर अपराधी, 94% अपराधी साउथ अफ्रीका में वहीं के नागरिक थे। इन 11,842 में से जो ये फॉरेनर्स जेलों में थे, 1380 लोग केवल सिर्फ इसलिए जेल में थे क्योंकि वो बिना वैध डॉक्यूमेंट साउथ अफ्रीका में आए थे। यानी इनका अपराध जो था चोरी, हत्या, लूटपाट नहीं था, इमिग्रेशन लॉ का उल्लंघन था। साउथ अफ्रीका में क्राइम एक बड़ी समस्या है। क्राइम के मामले में उसका 7वां नंबर आता है। हत्या, लूट, डकैती, कारजैकिंग जैसी घटनाएं वहां बहुत कॉमन हैं। सिर्फ 2024-25 में देश भर में 26 लाख हत्याएं दर्ज हुई। औसतन हर दिन लगभग 72 लोगों की हत्या होती है वहां पे। 17,000 से ज्यादा कारजैकिंग के मामले वहां दर्ज किए गए थे उसी एक साल में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमिग्रेशन मामलों के प्रोफेसर लॉरेन बी लैंडाउ का कहना है कि आंकड़ों से यह नहीं कहा जा सकता कि साउथ अफ्रीका में इमिग्रेशन के चलते क्राइम बढ़ा है। क्राइम हमेशा से साउथ अफ्रीका की प्रॉब्लम था। दावा नंबर 3, इमिग्रेंट्स साउथ अफ्रीका के लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। सच्चाई क्या है?
वर्ल्ड बैंक की 2018 की एक रिपोर्ट कहती है कि साउथ अफ्रीका में हर एक प्रवासी जिसे रोजगार मिलता है, उसकी वजह से वहां औसतन 2 नौकरियां पैदा होती हैं। कमा रहे हैं तो खर्च भी करते हैं और इन पैसों से नई नौकरियां पैदा होती हैं। कई सारे प्रवासी वहां पे रेस्टोरेंट वगैरह भी चलाते हैं जहां साउथ अफ्रीकन ही काम कर रहे हैं। चौथा दावा, जिन इमिग्रेंट्स के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो साउथ अफ्रीका के अस्पतालों, स्कूलों और दूसरी सरकारी सेवाओं पर बोझ हैं। रॉयटर्स ने लिखा है कि बिना ज़रूरी कागजात के आपको साउथ अफ्रीका के सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा या वहाँ के स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। जानकारी ये भी कहते हैं कि जिनके पास जाली कागज होते हैं वो सरकारी अस्पताल जाने से भी बचते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग में रिसर्चर एंथनी काजिबोनी का कहना है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के लिए जिम्मेदार करप्शन है, इमिग्रेशन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। देश में 1/3 लोग, साउथ अफ्रीका में 1/3 लोग बेरोजगार हैं, करप्शन से बुरा हाल है, लोगों की आय में असमानता है, यानी चंद लोग बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं लेकिन ज्यादातर लोग गरीब हैं। इन्हीं सब समस्याओं की वजह से 2024 के चुनावों में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को अपना बहुमत गंवाना पड़ा था। अब रामाफोसा के सामने भी नया चैलेंज आने वाला है। चूंकि उनकी पार्टी का उदय ही नस्ल भेद को खत्म करने से हुआ था, इसलिए उनके लिए चुनौती होगी कि वो इमिग्रेशन के मुद्दे को कैसे एड्रेस करते हैं। फिलवक्त एएनसी की टक्कर में कोई दूसरी पार्टी दिखती नहीं है जो सत्ता संभाल सके या जिसको आगे आने वाले चुनाव में बहुमत मिल जाए। लेकिन जो प्रदर्शन हुए हैं उसने साउथ अफ्रीका की राजनीति को एक नया रूप तो दे ही दिया है, काफी हद तक उसे बदल दिया है। अगर ये मुद्दा बढ़ता है तो एएनसी को अपनी नीति में बदलाव करने होंगे और इसके संकेत रामाफोसा ने खुद दे दिए। जैसे हमने बताया, 30 जून को प्रदर्शनकारियों से मिलते समय उन्होंने ये कह दिया कि इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव लाने की जरूरत है। ये बात हम ऑन रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका में अवैध प्रवास हो नहीं रहा है। जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मलावी, कांगो जैसे पड़ोसी देशों में आर्थिक संकट चल रहा है। कांगो में तो लड़ाई ही चल रही है। वेस्ट अफ्रीका के देशों में तख्ता पलट चल रहे हैं। वहाँ के देशों की पश्चिम के साथ बन नहीं रही है। अल शबाब, अल कायदा जैसे संगठनों का वहाँ पे कहर है। ऐसे में इन सब देशों के लोगों को साउथ अफ्रीका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह दिखता है कि यूरोप नहीं जा सकते लेकिन साउथ अफ्रीका आ सकते हैं, क्योंकि पूरे अफ्रीका का सबसे अमीर मुल्क है साउथ अफ्रीका। क्राइम भले है लेकिन फिर भी वहाँ नौकरी है, खाना है, छत है। फिर साउथ अफ्रीका के जो असाइलम लॉज हैं वो उदार बनाए गए हैं। आप जान का खतरा बताकर जाइए, आपको शरण मिल जाती है। ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन मुल्कों की तरह देश में काम करने का अधिकार, रहने का अधिकार मिलता है। इसलिए साउथ अफ्रीका उनके लिए एक बेहतर विकल्प बिल्कुल बनता है। साउथ अफ्रीका की 4,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की बॉर्डर पड़ोसियों से लगती है। बोत्सवाना, नामीबिया, लेसोथो, मोजाम्बिक, इस्वातिनी और जिम्बाब्वे ये बॉर्डर साझा करते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स जिम्बाब्वे से आते हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा घाना और नाइजीरिया जैसे देशों से भी आता है। ये देश साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते, लेकिन जिम्बाब्वे जैसे देशों के जरिए उनको बॉर्डर पार कराई जाती है इमिग्रेंट्स को। पिछले साल इसी तरह के करीब 40,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को साउथ अफ्रीका में गिरफ्तार किया गया था। अब इसी का डर दिखाकर लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। 30 जून का अल्टीमेटम दिया गया तो कई लोग अपनी मर्जी से ही वापस जाने को तैयार हुए। बीबीसी ने लिखा है कि घाना, मोजाम्बिक, नाइजीरिया और जिम्बाब्वे ने, इन 4 देशों ने पिछले कुछ हफ्तों में 3,500 लोगों को वापस लिया है। कुछ देशों ने साउथ अफ्रीका के हालात पर नाराजगी भी जताई है। घाना ने अफ्रीकन यूनियन एयू में शिकायत की है कि उनके नागरिकों के साथ साउथ अफ्रीका में बदसलूकी की जा रही है। वो एयू से संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं, लीगल रेमेडीज की। फिर नाइजीरिया से भी रिएक्शन आए हैं। सेनेटर एडम्स ओशियोम होले ने कहा है कि अगर साउथ अफ्रीका ऐसा ही करता रहा तो नाइजीरिया को भी साउथ अफ्रीका की कंपनियों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए। साउथ अफ्रीका में भी कई नेता ऐसे हैं जो इन एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट का विरोध कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका की इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स EFF पार्टी के लीडर जूलियस मालेमा ने कहा है कि बेरोजगारी और अपराध को इमिग्रेशन से जोड़ना गलत है, ये एफ्रोफोबिया है, यानी साउथ अफ्रीका में लोग अफ्रीकियों से ही नफरत कर रहे हैं। तो ये सब चल रहा है साउथ अफ्रीका में। हम इस खबर पर अपनी नज़र बना के रखेंगे। हो सकता है एक और एपिसोड आपके सामने लेके आएँ जब कोई बड़ा डेवलपमेंट आता है। आज जो कुछ आपने देखा है, सुना है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये एपिसोड साजिद ने लिखा है और आनंद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।